This conference will now be recorded. Yeah. So today we are going to touch on the topic of Porter's five force analysis. पोर्टर फाइव फोर्स एनालिसिस क्या है? इसका क्वेश्चन है ना, बहुत तरीकों से आ जाता है हमारे एग्जामिनेशन में। लाइक इसको कॉम्पिटेंसी मॉडल भी कह देते हैं, कंपटीशन फाइव फोर्सेस भी कह देते हैं, मार्केट एनालिसिस फाइव फोर्सेस भी कह देते हैं, पोर्टर फाइव फोर्सेस तो कहते ही हैं, पोर्टर फाइव फोर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी मॉडल भी कह देते हैं। तो इस तरीके से इसके अलग अलग बहुत सारे नाम है, बट बेसिक हमें ये याद रखना है कि वी आर लर्निंग Porter five force competency model or Porter five force analysis. What is this exactly? Uh, सर एक बार नाम लिख दो। yeah, Porter five force analysis. Porter's five force analysis or Porter's five force competency model or five forces of market analysis. तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आता है, योर आंसर विल बी द सेम। अब ये है क्या चीज? देखो, एक फिलोसफर रहे माइकल ई पोर्टर। माइकल ई पोर्टर ने 1979 के अंदर ये फाइव फोर्सेस फॉर्म किए। ही फॉर्म दिस फाइव फोर्सेस इन 1979, नेम्ड माइकल ई पोर्टर, जिनके नाम के ऊपर ये फाइव फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं आज तक। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया इंडस्ट्री एनालिसिस करके, और उन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की। बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करने के बाद और इंडस्ट्री एनालिसिस करने के बाद ही रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं कुछ तो गैप है। तो उस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी, इनके बीच का रिलेशन देखना शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स और इकोनॉमी के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। द टॉपिक वी हैड कवर्ड लास्ट इन आवर लास्ट सेशंस। तो ये सब उन्होंने एनालाइज किया, और ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद इंडस्ट्री एनालिसिस, बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी के बीच का रिलेशन ड्रॉप करने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि these all things depends on competitive intensity। ये सब कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो है, एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस डिपेंड होती है कंपटीशन के ऊपर। मतलब कि किस तरीके से वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, किस तरीके से हम लोग अपने कंपटीशन को जान पा रहे हैं, और हम क्या क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज उसके बेसिस पे अपनी बना रहे हैं। तो जब तक हमें अपने कंपटीशन के बारे में नहीं पता होगा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के बारे में नहीं पता होगा, तो हम अपने बिजनेस को ग्रो अप नहीं कर पाएंगे, राइट? लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बीकानेर का एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, बीकानेर वाला या इवन कोई भी जो नामी स्वीट शॉप होगी, इवन हल्दीराम वाला भी, व्हाट दे डू इन देयर लैब्स, उनकी क्वालिटी चेकिंग लैब है। क्वालिटी चेकिंग लैब के अंदर वो लोग क्या करते हैं? अपने कंपिटिटर्स की मिठाइयां मंगाते हैं। लाइक बीकानेर वाला ने हल्दीराम की डोडा बर्फी मंगाई, ठीक है, और वो अपनी क्वालिटी लैब में उस बर्फी को चेक करवाते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या इसकी वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इस बर्फी की। लाइक उन्होंने चेक किया कि इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है। भाई हल्दीराम की डोडा बर्फी की सेल्फ लाइफ 15 दिन है। तो बीकानेर वाला ट्राइज टू मेक डोडा बर्फी मोर देन सेल्फ लाइफ ऑफ 15 days, ठीक है। तो इस तरीके से कंपटीशन को वो जानते हैं, एक दूसरे के कंपटीशन, ताकि अपने बिजनेस में टिके रहे, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो कंपटीशन को जानना इतना जरूरी होता है, ये पोर्टर भाई साहब ने हमें बताया, ठीक है, इन हिज पोर्टर फाइव फोर्स एनालिसिस, राइट। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक
गोल्डन बात जो बताई इस पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस के अंदर कि मार्केट जो है, मार्केट का कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, जिसमें से कि एक रूल है मार्केट हमेशा नई चीजों को अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स। क्योंकि देखो उन्होंने कहा मार्केट जो है वो चंचल होती है। कैसे? मार्केट कौन बनाता है? हम लोग ही मार्केट बनाते हैं ना। लाइक वी फॉर्म द मार्केट, कस्टमर्स फॉर्म द मार्केट, है ना। अगर कस्टमर्स नहीं होंगे तो मार्केट क्या करेगी? दुकानदार बैठ के क्या करेंगे मार्केट के अंदर? तो वी फॉर्म द मार्केट। और हम क्या है, हमारा नेचर क्या है? हमारा दिमाग ऑलरेडी सामान खरीदने में, परचेजिंग के चक्कर में चंचल है ना। हम एक चीज पे फॉर्म नहीं रहना चाहते। वी आर नॉट स्ट्रेट टू वन थिंग ओनली। ऐसे ही मार्केट भी बिल्कुल भी एक ही चीज पे स्ट्रेट नहीं होती। इट इज नॉट फर्म। ठीक है, उसको, मार्केट को भी चेंज चाहिए, कस्टमर्स को भी चेंज चाहिए, नई नई अट्रैक्शंस चाहिए। तो ये मार्केट का एक पोर्टर ने रूल बताया, जिसके कारण उसने बताया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कंपटीशन को जानना बहुत जरूरी है। राइट? आर यू क्लियर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस? Yes, sir. Yeah, moving on. Porter 5 force analysis model के कुछ फीचर्स हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पोर्टर्स मॉडल? सर इसमें, यस, हेलो या सर, इसके प्लीज, 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? या वी आर मूविंग ऑन। फीचर्स के बाद हम 5 एलिमेंट्स ही करेंगे। सो बी पेशेंस। फीचर्स हम कर रहे थे। इसके फीचर्स ऑफ पोर्टर मॉडल है। चलो मैं पहले, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसके जो 5 फोर्सेस हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस, वो कौन कौन से हैं? द 5 फोर्सेस आइडेंटिफाई द बाय द पोर्टर दैट अफेक्ट द कंपटीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी of the industry are: first is threat of new competition. The threat of new competition, which is also called as threat of new entrants. Threat of new competition, yeah, threat of new entrants. The second one is threat of substitute. Threat of substitute. The third one is customers bargaining power. Customers bargaining power. Fifth one is suppliers bargaining power. Suppliers bargaining power. And fifth one is competitive rivalry. Competitive rivalry. I'm repeating one again. 5 forces are threat of new competition, threat of substitute, customer bargaining power, suppliers bargaining power, and intensity of competitive rivalry. Right? तो ये 5 फोर्सेस पोर्टर ने दिए और उसने क्या कहा, इन इन इस मॉडल के फीचर्स क्या हैं? Out of these 5 forces, 3 are related to internal, 3 are related to external sources and 2 are related to internal sources. इसमें से 3 सोर्सेज जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और 2 सोर्सेज इंटरनल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज होंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, राइट? और एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होंगे। ठीक है, तो उसने ये बताया। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं, 5 फोर्सेस को। ओके, तो वैसे देखो पोर्टर ने ये 5 फोर्सेस दिए: थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है, और कस्टमर बार्गेनिंग पावर, और सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, एंड कॉम्पिटिटिव रिवैल्री। ये सब पोर्टर भाई साहब ने हमें रूल्स दिए। बट
बट मुझे, ये मेरी ओपिनियन है, मतलब कि तुम लोग भी बताना। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट वी हैव टू डू, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें ना थोड़ा चेंज होना चाहिए। लाइक क्या चेंज होना चाहिए कि जो ये जो पोर्टर 5 फोर्सेस है, आज के टाइम पे ये चीज चेंज हो चुकी है बिल्कुल। कैसे चेंज हो चुकी है? नाउ डेज कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर्स का फोकस एक चीज पे ज्यादा होता है, दैट इज ऑन क्वालिटी। तो मेरा मानना ये है कि अब हमारी इसके इस मॉडल के अंदर एक पॉइंट और जुड़ना चाहिए जो कि क्वालिटी से रिलेट करे, है ना? बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम अपने आप से भी लगाएं, हम कुछ भी खरीदने जाएंगे तो सबसे पहला हमारी जुबान पे क्या होता है कि भाई साहब चाहे 5-10 रुपए फालतू ले लो, बट चीज अच्छी दे दो, क्वालिटी चीज दे दो, बेकार चीज मत देना। ऐसा होता है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें ये क्वालिटी वाला ऑप्शन भी आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स आर मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी नाउअडेज। तो ये है। और बाकी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो बताओ, आपका कुछ दिमाग चल रहा है तो। Am I audible to you? Yes, sir, you're audible. So, are you able to look at my screen? Yes, sir. या तो ये है पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। देखिए, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, and rivalry among existing competitors। तो अब इनको एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन। थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन क्या कहता है? अब थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन क्या कहता है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन क्या कहता है? सर, मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स के आने का डर होता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसे ही कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा। जैसे कि आपने भी बीकानेर वाला और हल्दीराम का एग्जांपल दिया था, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उसका एक डर रहता है कि वो कुछ नया ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च ना कर दे जिससे कस्टमर उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। तो राइट, वेरी एक गुड। भाग लगे रहते हैं कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं वैसा ही सिमिलर या उसके कुछ कॉम्पिटिशन में हम भी लॉन्च करें ताकि हमारी तरफ के कस्टमर अट्रैक्ट। गुड, ग्रेट। तो यही होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। बेसिकली थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन क्या होता है? लाइक हर एक मार्केट के ना कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स है ना हर एक मार्केटर को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर तुम कुछ मार्केट्स के अंदर जाओगे तो तुम्हें रूल देखने को मिलेंगे कि जो सेम दुकानें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कपड़ों की दुकान है तो सभी कपड़ों की दुकान पे रेट आपको सेम मिलेगा। आप किसी दुकान पे चले जाओ, दे आर सेलिंग ऑन देयर लक बेसिस। भाई जो कस्टमर उनकी दुकान पे आ गया वो कस्टमर उनका होगा, चाहे वो बार्गेनिंग करके किसी भी तरीके से उसको प्रोडक्ट सेल करे। बट कॉमनली उनके प्रोडक्ट के प्राइस सेम होंगे सभी के, है ना? तो ये कुछ इसके मार्केट के ना रूल्स होते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होता है? लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, लाइक आप सत्यम की, प्रभात की, सचिन की, तुम तीनों की ना एक मार्केट के अंदर दुकान है, ठीक है? तुम तीनों की यूं लगा लो होलसेल की दुकान है बिस्किट्स की। ओके, तो तुम लोगों ने क्या क्या कर रखा है? तुम लोग पुराने बैठे हो मार्केट में, तुम लोगों ने अपने ना प्राइस है ना फिक्स कर रखे हैं कि भाई भाई देख, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं अपने प्राइस फिक्स कर लेते हैं। जो कस्टमर तेरे होंगे तू अटेंड कर, जो मेरे होंगे मैं अटेंड करूंगा। तो तुम लोगों ने मार्केट का ही रूल बना दिया कि कस्टमर जो प्राइस होगा, हम तीनों बिस्किट के बिजनेस में हमारा प्राइस वुड बी द सेम। अब हुआ क्या, अचानक से मैंने वहां पे उस मार्केट में दुकान खोली सेम बिस्किट्स की ही, ठीक है? अब सबसे पहली बात तो जैसे ही मैं दुकान खोलूंगा तुम लोगों को एक थ्रेट रहेगा, एक रुकावट रहेगी मन में
कि भाई अब ये नई दुकान सेम बिजनेस की लेके आ गया, तो क्या होगा, मतलब कि इसकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इसकी प्लानिंग क्या होगी, तुम लोग जानने की कोशिश करोगे। और दूसरी तरफ तुम लोग ये कोशिश करोगे कि मैं भी तुम्हारे साथ यूनाइट हो जाऊं, लाइक मैं भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेम कर दूं, और ताकि कहीं कंपटीशन इतना ज्यादा ना रहे और अपने अपने कस्टमर्स को हम अटेंड करें। बट मैंने तुम्हारा ऑफर डिनाई कर दिया कि भाई मैं तो नहीं करता, अपना अपना बिजनेस है, अपना अपना चलाओ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी प्राइस रखूं। तो तुम्हारे अंदर और डर हो जाएगा तुम्हारे माइंड में कि इससे तो भाई और ज्यादा अगर इसने प्राइस कम कर दिया तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, हमें भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। अगर इसका प्राइस कम हुआ तो, और हमने प्राइस कम नहीं किया तो हमारी कस्टमर लॉयल्टी की सवाल आ जाएगा, सारे कस्टमर उसके पास भाग जाएंगे। तो इस तरीके के जो डर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। जो नया एंट्री होती है, जो नया कंपटीटर आता है मार्केट में हमारे पास, हम उसकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज कुछ नहीं जानते, है ना। वो उसका नेचर क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर हम एक मार्केट में बैठे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। दैट इज बैरियर्स टू एंट्री, इकोनॉमी ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, then government policies, then access to distribution channel, then switching cost। जो मैंने अभी आपको बात बताई, ये सारी वही बातें हैं। तो ये होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है? थ्रेट, एज यू ऑल नो, थ्रेट इज नॉन टू बी रुकावट और डर समवेयर। कहीं ना कहीं जो डर होता है, कोई रुकावट होती है, उसको हम अंग्रेजी भाषा में थ्रेट कह देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स हमारे बेसिकली लाइक, अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे हम ये चीज ले लेते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। कि ये अगर प्रेजेंट नहीं है, ये चीज नहीं मिल रही, तो उसकी जगह हमें दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, उसका भाई बंधु, उसकी बहन हमें मिल जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। तो बेसिकली लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सब्स्टिट्यूट का, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोप। अगर आप साबुन, नहाने वाला साबुन अगर हम देखें, तो अगर आप 12 महीने भी अगर चेंज करते रहोगे साबुन का ब्रांड, तो वो खत्म नहीं होगा। लाइक अगर आप इस महीने में आपने लक्स ले लिया, नेक्स्ट महीने आप लिरिल ले रहे हो, उससे नेक्स्ट महीने आप पियर्स ले रहे हो, उससे नेक्स्ट महीने आप जॉनसन्स ले रहे हो, उससे नेक्स्ट महीने हिमालय ले रहे हो, उससे नेक्स्ट महीने आपने बॉडी शॉप ले लिया, उससे नेक्स्ट महीने फॉरेस्ट एसेंशियल ले लिया, उससे नेक्स्ट आपने कोई और ब्रांड ले लिया। तो इस तरीके से हमारे पास कितने सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं साबुन के, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं हमारे पास किसी प्रोडक्ट के, उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है और उतने ज्यादा ही कॉस्ट कटिंग होती है। ये बात हमेशा याद रखना, उतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग होती है। और सबसे ज्यादा जो सब्स्टिट्यूट्स पाए जाते हैं ना, सब्स्टिट्यूट्स हमेशा हमारी बेसिक नीड्स के हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे चाय पत्ती, सरफ, साबुन। ये जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, इनके सब्स्टिट्यूट्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, इनकी ब्रांड आपको सबसे ज्यादा अलग अलग देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये होता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कि जिस प्रोडक्ट के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं, उतना ही हमारा कंपटीशन बढ़ता है, उतनी हमारी कॉस्ट स्विच होती है। लाइक अगर हम थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के फीचर्स पढ़ेंगे, that is number of substitutes product available, buyers propensity of substitutes, relative price performance of substitutes, uh, perceived level of product differentiation and switching cost। अब आप एक चीज देखना, ये ये जितने भी जो 5 फोर्सेस है, पांचों फोर्सेस में एक कॉमन फीचर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज रिलेटेड टू कोस्ट स्विचिंग। दूसरा कॉमन फीचर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर लॉयल्टी।
और तीसरा आपको फीचर देखने को मिलेगा मार्केट एनालिसिस का। ये 3 कॉमन फीचर्स पोर्टर ने हर एक अपने हर एक फोर्स ऑफ कंपटीशन के अंदर दिए। तो बेसिकली हमने दो इसके फोर्स कवर किए, दैट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें, या कुछ आप और मुझे बताना चाहोगे इन दोनों थ्रेट्स में? नो सर। ओके, तो ये दोनों थ्रेट्स आपको क्लियर है? यस सर, यस, क्लियर। Okay, so moving on the third force, that is bargaining power of buyers या customer bargaining power या customer bargaining power. तो bargaining power of buyer, customer bargaining power क्या होती है? Can anyone explain me what is customer bargaining power? सर, जब कोई कंज्यूमर या कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते समय नेगोशिएशन करे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमम प्राइस है उसमें लेने की कोशिश करे। अब जरूरी नहीं वो प्राइस में ही नेगोशिएशन करे, वो और चीजों में भी नेगोशिएशन कर सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई कपड़ा सिलने के लिए देते हैं, तो हम जाके उनसे क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया, आप ट्यूसडे तक मत दीजिए, आप हमें संडे तक दे दीजिए, क्योंकि हमें तो ऐसे ऐसे वहां पे जाना है। जरूरी नहीं वो नेगोशिएशन प्राइस के रिगार्डिंग हो, वो टाइम के रिगार्डिंग हो सकती है, किसी और चीज के रिगार्डिंग हो सकती है। तो कोई भी नेगोशिएशन जब हम करते हैं प्रोडक्ट कंज्यूम करते टाइम, वो आई गेस बार्गेनिंग प्रोडक्ट में आनी चाहिए। ओके, यू आर राइट। कस्टमर बार्गेनिंग पावर क्या होती है? देखिए, कस्टमर्स के पास है ना एक तरीके का यूं लगा लो एडवांटेज है कि वो, हम कभी भी देखना, ये हमारा ना नेचर सेट है, हम कुछ भी लेने जाएंगे ना, वी से कि भैया ठीक ठीक लगा लो, रेट आपके जानता है, थोड़ा ठीक कर लो, पड़ोसी तो इतना सस्ता दे रहा है, आप महंगा दे रहे हो। तो ये सब क्या है? हमारी बार्गेनिंग टैक्ट्स हैं कि किस तरीके से हम बार्गेनिंग करते हैं। अब कई लोग बहुत ज्यादा बार्गेनिंग स्किल्स हाई होती हैं, कईयों की नॉर्मल होती है, कई बिल्कुल नहीं करते। तो ये, लेकिन बार्गेनिंग पावर जो बायर्स की है ना, उसके लिए भी मार्केट जिम्मेवार होती है कहीं ना कहीं। अब एक बात देखिए, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ये बताया था कि कुछ मार्केट होती हैं जिनका रूल होता है कि उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस है ना सेम रहेंगे, किसी भी दुकान पे चले जाओ चाहे आप। अब वो लोग फिर कंपटीशन कैसे करते हैं? क्या ये सोचा आपने? अगर हम पांचों ने दुकान खोली हुई है बिस्किट्स की, तो और हम पांचों ने सेम प्राइस कर दिया, तो हम, हमारे बीच में कंपटीशन क्या रहा? हम compete कैसे करेंगे? हम सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे अपने आप को? फिर सोचा वहां पे बार्गेनिंग यूज से। वहां यूज होती है कंज्यूमर बार्गेनिंग। अब बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं अहमदाबाद जब रहता था, वहां पे एक मार्केट है कॉल्ड लो गार्डन, जिसको वहां के लोग लव गार्डन भी बोलते हैं। तो जो लव गार्डन है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ना 50 शॉप्स हैं बिल्कुल साथ साथ, जैसे उनको रेडी भी नहीं कह सकते आप, उनको कियोस्क भी नहीं कह सकते, छोटी छोटी दुकानें हैं, 50 कम से कम। और वो 50 की 50 दुकानों पे ना हैंडीक्राफ्ट बिकता है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स हर एक दुकान पे। अब और वहां का ना रूल है कि प्रोडक्ट का प्राइस सभी दुकानों पे सेम होता है। लाइक उन्होंने, अगर आप मैट का प्राइस पूछोगे ना, मैट जो हम बिछाते हैं, एक मैट का प्राइस पूछोगे ना एक दुकान पे, उसने 100 रुपए बोल दिया ना, तो पूरी 50 की 50 पूरी लाइन आपको 100 रुपए ही बोलेगी उस मैट का प्राइस। बट वहां पे होता क्या है, अगर उन्होंने किसी का प्राइस 1000 रुपए बोला है, तो वो आपको बार्गेनिंग कर करके 100 रुपए में दे देते हैं। ठीक है, तो ये होती है कस्टमर बार्गेनिंग पावर, है ना? तो इस तरीके की मार्केट में कंपटीशन बनता है और कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बार्गेनिंग पावर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपटीशन को बढ़ाने का और कंपटीशन को भापने का। ऐसे ही आप, ये तो अहमदाबाद की मार्केट थी, ऐसे दिल्ली में भी बहुत सारी मार्केट है, जैसे सरोजनी हो गई और सदर हो गई हमारी, और ये चांदनी चौक हो गई।
तो ये मार्केट्स क्या है, ये मार्केट्स का रूल जो है फिक्स है कि इनके ना प्राइस सेम होते हैं दुकानों पे सभी पे, बट ये बार्गेनिंग इतनी ज्यादा करते हैं, कंज्यूमर बार्गेनिंग इतनी ज्यादा होती है वहां पे कि कंपटीशन अपने आप बढ़ जाता है, राइट। तो ये होती है बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स, कि बायर्स किस तरीके से कितना बार्गेनिंग कर पा रहे हैं। ओके, ऐसे ही हर एक लोकेलिटी में कहीं ना कहीं पे इस तरीके की मार्केट्स होती है कि वो रेट कुछ बोलते हैं और बिल्कुल दे देते हैं बिल्कुल ही लो प्राइस पे, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स के फीचर्स क्या कहते हैं, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर्स। आपके 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 पास कस्टमर कितने आ रहे हैं। देखिए कस्टमर लॉयल्टी बहुत जरूरी होती है। एक बार अगर आपने कस्टमर बना लिया ना तो कस्टमर आप ही के पास रहना चाहिए, कहीं और जाना नहीं चाहिए। मार्केट ये भी कहती है कि अगर आपका कस्टमर स्विच कर रहा है तो इट मींस कस्टमर इज नॉट लॉयल टू योर ब्रांड। तो कहीं ना कहीं आपके उसमें कमी है बिजनेस में, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर को होल्ड करके रखना चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स। सेकंड इज साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर। आपके कस्टमर ऑर्डर का साइज मतलब कि ऑर्डर का क्या साइज रहता है आपके कस्टमर्स का। जैसे आप देखोगे जो मैंने आपको इसके एग्जांपल दिए, ये चांदनी चौक और ये इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें जितना ज्यादा बल्क में सामान खरीदा जाता है उतना ज्यादा सस्ता पड़ता है, और जितना ज्यादा हम कम सामान लेते हैं उतना ज्यादा महंगा पड़ता है। लाइक अगर आप 12 पीस लोगे तो आपको रेट कुछ और लगाएंगे, अगर आप 1 पीस मांगोगे तो रेट कुछ और लगाएंगे, अगर आप 3 पीस मांगोगे तो रेट कुछ और लगाएंगे, ठीक है ना। तो बार्गेनिंग पावर हमारी हमारे ऑर्डर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर्स, यस ऑब्वियसली कि जो बार्गेनिंग बायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो कॉम्पिटिटर्स के बीच का डिफरेंस बताती है हमें, कि भाई जैसे एक ने अगर 1 रुपए पे गेम खेल गया एक बंदा, एक 5 पे खेल रहा है और एक 50% पे खेल रहा है। सो यही तो डिफरेंस हमें पता चलता है बार्गेनिंग पावर से, कि भाई कौन सी जगह पे सेम चीज ज्यादा सस्ती मिल रही है। प्राइस सेंसिटिविटी, अब ये क्या होता है, देखिए प्राइस है ना, कभी भी प्राइस भी हमारा स्ट्रेट नहीं रह सकता, है ना। हमारे टाइम टेक्नोलॉजी और सर्विस के अकॉर्डिंग प्राइस हम फिक्स करते हैं। अब एक शोरूम है आपका जिसमें कि गेट भी दरबान खोल रहे हैं, बहुत बड़ा शोरूम है, जाते ही आपको पानी पिलाया गया, फिर आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, साथ साथ आपको कुछ और ऑफर कर दिया उन्होंने, चाय कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एनीथिंग। तो वो सर्विस के भी पैसे उसमें अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड किए हैं, जो लाइटनिंग शोरूम की है, स्टाफ का जो खर्चा है, वो सब कुछ इंक्लूड करके आपको वो चीज बेचेगा, है ना। तो प्राइस हमारा फर्म नहीं होता, प्राइस भी हमारा फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू आवर सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू आवर क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू आवर ब्रांड। अब आप देखोगे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्राइस सेंसिटिविटी का, वैसे तो यूजुअली जो ब्रांड्स जो हम क्लोथिंग कपड़े खरीदते हैं ब्रांडेड ब्रांड से, उनके प्राइस फिक्स होते हैं, बट आप देखोगे वो तो जो कंपनी सीजनल डिस्काउंट देती है बस वही देते हैं। बट अगर आप देखोगे आजकल एक ऑनलाइन आउटलेट खुल रहे हैं ब्रांड्स के, ऑनलाइन आउटलेट्स पे प्राइस सस्ता होता है नॉर्मल आउटलेट से। तो वो सर्विस प्रोडक्ट्स का वो है ना। तो इस तरीके से हमारी प्राइस सेंसिटिविटी होती है। देन बायर्स एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, बायर्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सब्स्टिट्यूट कर सके। भाई ठीक है, मैं लक्स साबुन यूज करता था, मेरा मन नहीं है, मैं पियर्स यूज करूंगा, या मैं निविया यूज करूंगा, या मैं साबुन यूज ही नहीं करूंगा, मैं शॉवर जेल यूज करूंगा, है ना। तो इस तरीके से बायर्स के पास एक एबिलिटी है सब्स्टिट्यूट करने की प्रोडक्ट्स को। देन बायर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, बायर्स के पास अगर बायर्स के पास फुल इंफॉर्मेशन है तो वो काफी अच्छा बार्गेनिंग कर पाएगा, अगर उसके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो बार्गेनिंग कम कर पाएगा।
अगर जैसे देखना तुम लोग कई बारी जो कई आंटियां होती हैं, आंटीज होती हैं, या जो लेडीज होती हैं, बेसिकली जब वो मार्केट में जाती हैं, वो बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट ले आती हैं। वो क्या करती हैं, वो ऐसे ऐसे टैक्ट यूज करती हैं सामान लेते हुए कि भैया देखो, हम आपके यहाँ परमानेंट कस्टमर, ठीक है, हम तो आपके पास पूछने आए थे बस, अगर आप सेम रेट पे देते हो, नहीं तो आपका पड़ोसी तो देखो ये सामान है ना 100 रुपए में दे रहा है, आप 200 में दे रहे हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो मार्केटर होता है ना, उसको ये लगता है यार क्यों कस्टमर को खोया, तुम इसको दे दो जिस रेट पे मांग रहा है, अगर कस्टमर कहीं और चला गया तो क्या फायदा है। तो इस तरीके के कुछ टैक्स होते हैं जो बायर्स के पास होते हैं। और इंफॉर्मेशन जितनी भी, अगर आपको होलसेल मार्केट की इंफॉर्मेशन है, आपको प्राइस की इंफॉर्मेशन है कि क्या प्राइस चल रहा है, तो आप अच्छे से बार्गेन कर पाओगे, है ना। तो ये है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। सेम फिर लास्ट इसमें कोस्ट स्विचिंग तो इसमें भी होती है ना। So this is bargaining powers of buyers. So we have covered the 3 points. First is threat of new competition. Second is threat of substitute products. And third one is bargaining power of buyers. Now, moving on, the fourth force given by Porter. Fourth force given by Porter is bargaining power of suppliers. क्या ये आप मुझे समझा पाएंगे कि what is bargaining power of suppliers? Are you there? Yes, sir. Yeah. गाइस इतनी चुप्पी मत सौदा करो, अटैक आने को जाता है दूसरी साइड। यही है सर। यस ठीक है, बोलते रहा करो, थोड़ी सांस लेने की आवाज आती रहे तुम लोगों की तो ठीक रहे। हाँ, ओके, टेल मी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट? ये तो हमने सर हमेशा ज्यादा सुना क्लियरेंस। bargaining power। हाँ, यस, देखिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स तो हमने हमेशा सुनते आए हैं, पर सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या होती है और कैसे होती है? Okay, nice. या प्लीज। So suppose I'm giving you an example of a government company or a government project. If uh, जैसे कि टेंडर छूटते हैं बड़े बड़े, राइट? तो वो टेंडर छूटते हैं तो अब वो देखते हैं कि कौन सा ऐसी और कंपनी है, कौन सा ऐसा आदमी है उनके टेंडर को कम से कम रेट में और इफेक्टिवली कंप्लीट करता है। तो हम सप्लायर्स के उस पर ले सकते हैं, जैसे कि सप्लायर्स हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो अलग अलग तरह के सप्लायर्स होते हैं और उन अलग अलग तरह के जो सप्लायर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स की भी अलग अलग खासियत होती है। तो वो अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कंपनीज उस सप्लायर करते हैं, उसमें कंपनीज बात करती हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूट अच्छा रहेगा। जी सर, ये वेरी गुड, होता है। वेरी गुड, ग्रेट एग्जांपल, वेरी गुड, वेल एक्सप्लेन, गुड, टेक केयर प्रभात। देखिए सप्लायर पावर सेम यही होती है जो अभी प्रभात ने बताई, बट मैं इसमें और एलेबोरेट करके आपको बता देता हूँ। देखिए सप्लायर जो है बार्गेनिंग दो तरीके से करते हैं। एक तो वो बार्गेनिंग करते हैं जब वो अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, राइट। देखिए जैसे हीरो है, ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब हीरो इज इन बिजनेस ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लाइक बसेस, कार्स, मोटर बाइक्स एक्सेट्रा। तो उनको वो बनाने के लिए भी तो पार्ट्स चाहिए ना। दे नीड रबर, दे नीड नट बोर्ड्स, दे नीड आयरन। तो ये सब चीजें उन्हें चाहिए होती है, तो वो भी तो कहीं से खरीदेंगे ना रॉ मटेरियल अपना। अब वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सप्लायर को मार्केट की जरूरत है, और जिस मार्केट से वो अपना रॉ मटेरियल खरीदेंगे वहां पे ऑब्वियसली बार्गेनिंग वो भी करेंगे। तो एक तो सप्लायर बार्गेनिंग करता है वहां पे। एक हमें प्रभात ने बताया कि लाइक गवर्नमेंट टेंडर्स छूटते हैं,
तो गवर्नमेंट टेंडर्स जब हम कोई भी गवर्नमेंट टेंडर निकालती है तो उसके लिए न्यूमरस ऑफ पीपल्स अप्लाई करते हैं, है ना। वी हैव लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जिन्होंने अप्लाई किया होता है एक टेंडर के लिए, और सब अपनी अपनी कोटेशंस, अपने अपने प्राइजेस देते हैं गवर्नमेंट को, और जो सबसे लोवेस्ट प्राइस होता है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने टेंडर निकाला था हमारी यूनिवर्सिटी ने झंगे के लिए, तो जीडी गोइंका, WIT, अलग अलग लोगों, अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स आए जिन्होंने की वो टेंडर भरा, सप्लायर्स आए अलग अलग, और जिसकी सबसे लो कॉस्ट थी, रेंट था, उसको हमने हायर कर लिया। WIT ने हमें सबसे लो कॉस्ट दी, उसको हमने हायर कर लिया। तो इस तरीके से जो है सप्लायर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं आपको तीसरा बताऊं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर किस तरीके से खेलते हैं मार्केट में ये लोग, जैसे देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती है, वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल यही कहा जाता है कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे प्राइस मेंशन होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट के बॉक्स के या पैकेट के पीछे प्राइस मेंशन होना चाहिए, ये गाइडलाइन है। बट कई लोग नहीं करते, बट ऑलमोस्ट आपको प्राइस देखने को मिलेगा बॉक्स के पीछे। तो लेट्स टेक एग्जांपल लाइक फेयर एंड लवली की जो बॉक्स है, फेयर एंड लवली के बॉक्स के पीछे उन्होंने मेंशन कर रखा 200 रुपए, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में फेयर एंड लवली की ट्यूब 200 रुपए से ज्यादा तो नहीं बिक सकती ना, 200 रुपए की बिकेगी, 200 रुपए से ऊपर तो कोई भी नहीं बेच सकता उसे, है ना। बट वो मैन्युफैक्चरर के यहाँ से 100 रुपए में चल रही है, उन्होंने मेंशन कर रखा 200 रुपए, पहले ही उन्होंने मार्जिन रख दिया क्योंकि सारा सबका। अब ये था ताकि फ्रॉड कम हो, 200 रुपए से ज्यादा ना बिके और ब्रांड की वो बनी रहे, इसके कारण प्राइस मेंशन करना जरूरी होता है प्रेस्टीज ऑफ ब्रांड के लिए। तो 100 रुपए में मैन्युफैक्चरर्स के वहां से चली, मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए में बेची, ठीक है। आगे फिर होलसेलर ने 150 रुपए में बेची, वो 50 रुपए का मार्जिन रख के। अब रिटेलर और कस्टमर के बीच में 50 रुपए का फर्क है, 50 रुपए पे वो गेम खेल सकता है रिटेलर, है ना। जितने भी सप्लायर्स है वो 100 रुपए पे गेम खेला ना सप्लायर्स ने, वही मैन्युफैक्चरर से 50 रुपए का गेम सॉरी 50 रुपए का गेम खेला होलसेलर ने। अब होलसेलर से रिटेलर 50 रुपए का गेम खेलेगा, ठीक है, और रिटेलर से कस्टमर भी 50 रुपए का गेम खेलेगा। तो इस तरीके से भी सप्लायर की बार्गेनिंग होती है। अब अगर कस्टमर फेयर एंड लवली खरीदने जाता है और कस्टमर अपनी बार्गेनिंग पावर यूज करता है, तो वो क्या करेगा, वो रेट तुड़वाएगा भाई फेयर एंड लवली की ट्यूब का। भाई भैया 200 रुपए भले लिखा है, पर हर कोई डिस्काउंट देता है, 10%, 20%, 5% डिस्काउंट तो हर कोई देता है ना, भले इस पे 200 रुपए लिखा हुआ है, कुछ तो डिस्काउंट दो। तो कस्टमर ने अपनी बार्गेनिंग पावर यूज की। अब रिटेलर, मार्केटर ने क्या किया, मार्केटर ने कहा ठीक है मैडम, मैं आपको 5% डिस्काउंट दे देता हूँ। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं भैया 20% मिलता है कॉस्मेटिक पे डिस्काउंट, कम से कम 20% तो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो बार्गेनिंग पावर, सप्लायर भी तो बार्गेनिंग पावर यूज कर रहा है अपनी, क्योंकि सप्लायर के पास 50 रुपए है, सप्लायर को अपना मार्जिन भी रखना, अपना ट्रांसपोर्ट, तो 20 रुपए तो सप्लायर भी कमाएगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा वो उसको 170 की दे सकता है, 170 से कम तो वो बिल्कुल नहीं देगा। वो सप्लायर यूं कह देगा अब मेरी लागत ही इतनी आई हुई है, इससे ज्यादा मैं कम नहीं कर सकता। फिर कस्टमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो कस्टमर की मर्जी। तो इस तरीके से वी यूज सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। तो सप्लायर बार्गेनिंग पावर क्या कहती है हमें, नंबर एंड साइज ऑफ सप्लायर्स, यूनिकनेस ऑफ ईच सप्लायर प्रोडक्ट, फोकल कंपनी एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाई है बातें, वो सारी बातें ये सप्लायर्स के फीचर्स हमें बता रहे हैं। ओके, तो वी हैव कवर 4 forces. One is threat of new entrants, then threat of substitutes, then supply buyers power, then suppliers power। ये 4 पॉइंट हमने किए। अब पोर्टर भाई साहब ने क्या किया, पोर्टर भाई साहब ने किया, बोला कि ये चारों पॉइंट जो है एक ही पॉइंट के अंदर मर्ज हो जाते हैं।
अगर आप अपनी कॉम्पिटिटिव रिवेलरी को जान जाओ तो आपके ये चारों पॉइंट कवर हो जाएंगे। पोर्टर भाई साहब ने हमें आखिरी में ये बता दिया, चारों पॉइंट पढ़ने के बाद पोर्टर ने कहा कि इफ अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी कॉम्पिटिटिव रिवेलरी को जान जाए तो ये चारों पॉइंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बायर्स पावर एंड सप्लायर्स पावर, इस एक ही पॉइंट में कवर हो जाएंगे। यू नीड नॉट टू एक्सप्लोर देम डिफरेंटली। तो उन्होंने कहा कॉम्पिटिटिव रिवेलरी या रिवेलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। अब इसके लिए रिवेलरी वर्ड जानना जरूरी है। व्हाट इज रिवेलरी? रिवेलरी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, दौड़, ठीक है। तो रिवेलरी का प्रतिस्पर्धा को अंग्रेजी में रिवेलरी कहते हैं हम। कॉम्पिटिटर्स आपको पता ही है क्या होता है। तो जो एक प्रतिस्पर्धा हमारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में चल रही है, उसने कहा कि हम अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे की मतलब की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स की निंदा कर रहे हैं। तो इस तरीके का हमारे बीच में एक वो आया हुआ है। तो उसके लिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने वेंचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर मस्ट नो अबाउट देयर कॉम्पिटिटिव रिवेलरी। अपने कॉम्पिटिटर्स को जानना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स को जानना बहुत जरूरी है। कि देखिए ये ना, आप देखिएगा जब आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक करेंगे ना, तो उसमें भी सबसे पहले यही बताते हैं प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करते हुए। भाई हम आइडिया जनरेशन वगैरह तो करते ही हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, बट उसके बीच में जब हम अपना ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे होते हैं तो उसमें एक पॉइंट आएगा कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना। अगर आपको कॉम्पिटिटर्स का पता है और उनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी पता है कि वो किस स्ट्रैटेजी से चल रहा है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी अलग बनाओगे, अलग स्ट्रैटेजी रखोगे, जिसके कारण आप अपने बिजनेस को थोड़ा अलग दर्शा सकते हो, है ना। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिजनेस चल रहा है, कितने जोरों शोरों से तेजी से चल रहा है, बढ़ रहा है या यूथ के बीच में, है ना। आईटी वगैरह, जो आईटी का हमारा ट्रेंड चल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कॉम्पिटिटर्स, अब कोई भी नया अगर बिजनेस शुरू करने जाएगा तो सबसे पहले यही देखेगा ना कि कितना नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है। मुझे एक्सपीरियंस लेना है, तो एक्सपीरियंस मैं कहाँ से लूं पहले, है ना। तो वो कहलाती है कॉम्पिटिटिव रिवेलरी, अपनी कंपटीशन को जानना, उनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज को जानना। अब देखो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपने कॉम्पिटिटर के यहाँ पे जॉब पकड़ लेते हैं। हम साल डेढ़ साल वहां पे जॉब करते हैं ताकि उसकी सारी बातें हम जान सकें, और वो सारी बातें जानने के बाद हम अपना बिजनेस डाल देते हैं तुरंत। तो ये होते हैं कॉम्पिटिटिव रिवेलरी, कॉम्पिटिटिव रिवेलरी को जानना। आप में से कुछ कोई ऐड करना चाहेगा या कोई एग्जांपल देना चाहेगा कॉम्पिटिटिव रिवेलरी का? सर कॉम्पिटिटिव रिवेलरी जरूरी थोड़ी ना है, हम एनालिसिस करके भी तो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कंपटीशन ला सकते हैं। सिर्फ या एनालिसिस बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हो, पर एनालिसिस किसका करोगे? कॉम्पिटिटर्स का ही तो करोगे पहले। हाँ, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, लेकिन जैसे कि आपने बताया ना कि उसमें कंपटीशन रिवेलरी में हम क्या, ऐसे एग्जांपल दिया आपने कि हम जाके उनके यहाँ काम करके देखेंगे या उनके लोगों को नहीं हायर वो करेंगे कि भाई तुम दैट बताओ वाज, या उनकी कुछ प्रीवियस। राइट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि हम क्या चीज फॉलो करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाट वी फॉलो, है ना। बेसिकली हम फॉलो क्या करते हैं। या यू आर वेरी मच करेक्ट कि अगर हम खाली एनालिसिस करें, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, तो भी हम अपनी कॉम्पिटिटिव रिवेलरी को जान जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमारे रनवे पे कौन कौन दौड़ रहा है, कौन कौन से जहाज और दौड़ रहे हैं जिनसे हमें आगे यस सर, निकलना है। तो यस सर। या यू राइट, राइट। सो
competitive rivalry among existing competitors क्या कहता है? Number of competitors हमें पता होने चाहिए अपने, diversity of competitors पता होनी चाहिए, industry concentrations पता होनी चाहिए, industry growth पता होनी चाहिए, quality differences, brand loyalty, barriers to exist and switching cost. तो ये सब है इसके फीचर्स रिवैल्यूरी के। लाइक जैसे मैंने तुम्हें शुरू में एग्जांपल दिया था कि ये जो हल्दीराम्स एंड बीकानेर वाला और ओम स्वीट्स है, बेसिकली ये तीन जो है अभी टॉप पे चल रही है हरियाणा में, है ना? ओम स्वीट्स, हल्दीराम एंड बीकानेर वाला। तो ये तीनों क्या है? दे आर द रिवैल्यूरी कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर, है ना? अब बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये एक दूसरे के प्रोडक्ट अपनी लैब्स में मंगाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और उससे बेटर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? और दे स्पेंड अ लॉट ऑन पैकेजिंग मटेरियल पे इतना पैसा लगाते हैं ना ये लोग। अगर तुम पैकेजिंग देखोगे ना, हमारी स्वीट की पैकेजिंग बीकानेर वाला ना स्वीट पैकेजिंग पे इतना पैसा खर्च करता है, मतलब कि तुम सोच नहीं पाओगे। इतने की स्वीट नहीं होती जितने की पैकेजिंग होती है उनकी। ये जो लकड़ी, ये जो कार्डबोर्ड के जो डब्बे होते हैं ना, ये भी बड़े महंगे आते हैं इनके छप के। तो बीकानेर वाला हमें क्वालिटी दे रहा है पैकेजिंग की, ठीक है। सेम फिर हल्दीराम वाला अलग दे रहा है, ठीक है, ओम स्वीट अलग दे रहा है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग है, इनकी 4 P's के ऊपर ये ज्यादा काम करते हैं। लाइक हल्दीराम वाला को आप देखोगे ना, हल्दीराम वाला की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मार्केटिंग मिक्स पे बेस्ड है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना, इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये होती है कॉम्पिटिटिव रिवैल्यूरी। सो ये था हमारा पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल, इन विच वी लर्न 5 forces. One is that of new entrants, that of substitutes, bargaining power of suppliers, and bargaining powers of buyers, and last one is rivalry among existing competitors. So it is all the topic. So if you have any question, you can ask me here now. No, sir. Clear. Okay, thank you. So ये था आज का हमारा टॉपिक, एक